बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के सिंड्रोम्स पढ़ते हैं। सिंड्रोम्स क्या है? एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है या डिजीज कह दो। किसी डिजीज के डिफरेंट टाइप्स के जो सिम्टम्स है उसको सिंड्रोम कहते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने म्यूटेशन के ऊपर तफसीलन लेक्चर कर लिया है, तो वहाँ पर हमने म्यूटेशन के दो बड़े कैटेगरीज या दो बड़े टाइप्स डिस्कस किए थे। उसमें नंबर 1 पर जीन म्यूटेशन था, उसका एग्जांपल मैंने सिकल सेल एनीमिया के लेक्चर से दिया। और सेकंड जो बड़ा कैटेगरी था उसके अंदर वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन था। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर जो इन्यूप्लॉइडी है, ये क्रोमोसोम का बढ़ना या कम होना, उसको आज तफसील के साथ पढ़ते हैं। इसके लिए हम 3 सिंड्रोम्स यानी कि 3 ऐसे डिजीजेज है, 3 ऐसे कंडीशन है कि उनकी वजह से काज हो रहे हैं, उन म्यूटेशन की वजह से काज हो रहे हैं, उसको आज तफसील के साथ पढ़ते हैं। तो चले चलते हैं फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट जो हमारे साथ है वो है डाउन सिंड्रोम। इसको डाउन सिंड्रोम क्यों कहते हैं? डाउन एक साइंसदान का नाम था जिसका मुकम्मल नाम था जे लैम्पटन डाउन। उन्होंने 1866 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया, इस वजह से इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और इसको एक और नाम भी दिया गया है जिसको कहते हैं मोंगोलिज्म। क्या है? मोंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम, दोनों सेम है। इसमें क्या होता है? इसमें नॉन डिसजंक्शन इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है। अमूमन आप यहाँ पर देखें, क्रोमोसोम इस तरह भी आपको दिखाई देगा, इस तरह भी दिखाई देगा आपको, या आपने बुक्स के अंदर देखा होगा या एनिमेशंस के अंदर देखा होगा। बिफोर रेप्लिकेशन से क्रोमोसोम अक्सर इस तरह होता है, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है। सेम जब ये रिप्लिकेट करना चाहता है तो वहां पर डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है स्पेस के अंदर। इस तरह इसको हम मोनाड भी कहते हैं। तो इस तरह डायोड यानी कि 2 क्रोमेटिड्स वाला या 2 आर्म्स वाला क्रोमोसोम बन जाता है। तो इसके अंदर डबल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है। सॉरी, आज मेरा गला खराब है, बार बार खांसी आ रही है। सही। तो ये अक्सर म्यूसिस के अंदर टूट जाते हैं, यानी कि यहाँ पर ये डिवाइड होकर इस तरह 2 मोनाड बन जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स इसके साथ अटैच होकर एक इस तरफ लेकर जाता है, दूसरा दूसरे पोल की तरफ लेकर जाता है। तो नॉन डिसजंक्शन क्या है? कभी कभार ये एक जो स्पिंडल फाइबर्स आके इस तरफ से उसको खींचता है, सारे उस तरफ लेकर जाता है, कभी कभार इस तरफ लेकर आता है, इस तरह टूटता नहीं, इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। अगर इस तरह टूट जाए तो इसको डिसजंक्शन कहते हैं। नॉन डिसजंक्शन मतलब ये टूटते नहीं है, ये एक तरफ सारा चला जाता है, तो वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 21 पेयर्स या 21 क्रोमोसोम्स लिखे हैं। तो यहाँ पर एक ही हालांकि एक पेरेंट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उनमें से एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होगा, 22 ऑटोसोम्स होंगे। तो 22 में से जो 21st नंबर पर आ रहा है, 21वें नंबर पर, उसके अंदर नॉन डिसजंक्शन की वजह से वहां पर एक मोनाड और बढ़ गया है, यानी कि एक क्रोमोसोम और बढ़ गया है। तो यहाँ पर 23 के बजाय 24 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। तो जब 24 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, 23 दूसरे तरफ से आते हैं, तो क्रोमोसोम्स कितने होने चाहिए? 46 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम इसके साथ 1 प्लस करते हैं, तो ये कितने बनेंगे? 47। इसको ट्राइसोमी भी कहते हैं, हमने पिछले लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया था। अगर इस तरह खुदा न खास्ता हो जाए तो फिर क्या हो सकता है? तो उस बच्चे के अंदर जो अभी बन रहा है या मतलब पैदा हो गया है, उसका मतलब बर्थ के बाद जो सिम्टम्स है, जो सिंड्रोम हमें दिखाई देंगे, वो क्या है? उनके अंदर नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत कमजोर टाइप के होंगे, वहां पर उनके मसल्स ग्रोथ बहुत कमजोर टाइप का होगा, उसका स्केलेटल सिस्टम बहुत कमजोर टाइप का होगा। इसके साथ साथ उसका जो नोज है वो फ्लेटेड होगा, और साथ साथ में प्रोट्रूडिंग टंग होगा, यानी जो जुबान अक्सर निकला हुआ होता है, आपने कुछ बच्चे देखे होंगे उसका जुबान इस तरह कुछ निकला हुआ होता है। सही। तो ये भी इस तरह होगा। उसके एयर्स, कान भी छोटे होंगे, टो बड़ा होगा, लेग्स हैंड्स और जो फिंगर्स है ये सब के सब छोटे होंगे, और स्क्विंट आईज होंगे जिसको हम क्राइस आईज कहते हैं। सही। और अक्सर ये 16 साल तक मर जाते हैं, 16 साल से ज्यादा ये सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर इनकी चांसेस की बात कर ले, देखो साइंस भी हमें यही समझा रही है और इस्लाम भी यही कह रहा है कि मेल और फीमेल को शादी पहली मतलब जस्ट आफ्टर प्यूबर्टी करना चाहिए, यानी कि 18 साल के अंदर होने चाहिए। इस्लाम भी हमें यही दर्श दे रहा है। लेकिन आजकल ये एक फैशन बन गया है कि पहले मैं अपना करियर बनाऊंगा,
बाद में शादी करता हूँ 30-35 साल की उम्र पर, तो फिर ये डिजीज ज्यादा काज होंगे। अगर 18 साल के कपल्स शादी कर ले 20 साल के, तो उनके अंदर अक्सर डाउन सिंड्रोम्स या दूसरे सिंड्रोम्स नहीं आते। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसी जोड़ी है जो 30 साल की उम्र में शादी कर ले या 30 साल के बाद या बच्चे पैदा करे, तो उनके अंदर अगर 800 बच्चे पैदा हो जाए, मतलब एक कपल की बात नहीं हो रही, ओवरऑल एक एवरेज बता रहा हूँ, एक रेशो बता रहा हूँ 800 बच्चे अगर कहीं किसी माशरे में पैदा हो जाए 30 साल के अबो उम्र वाले कपल के, उनमें से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होगा। अगर एज 35 प्लस है, तो आपको पता है जितना एज बढ़ता है उतना ही गेमीट्स तंदुरुस्त नहीं होंगे, चाहे मेल के हो चाहे फीमेल के हो। तो वो अगर 35 प्लस है तो वहां पर 350 बच्चों के अंदर इतना रिस्क है कि एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होगा। इसके साथ साथ अगर ये 40 साल से अब हो जाए फिर तो ज्यादा खतरा है, फिर हर 100 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकता है। इसका अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है, जब क्रोमोसोमल डिजीज है उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। सही है, मतलब कोई मेडिसिन आप दे सकते हो, रोजाना चेकअप करवा सकते हो, लेकिन बाकायदा कोई इलाज इसका नहीं है। अब चलते हैं सेकंड सिंड्रोम की तरफ, जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी इसी साइंटिस्ट के नाम के तौर पर दिया है, जिसने सबसे पहले डॉक्टर एच क्लाइनफेल्टर इन 1942 में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। ये जो क्लाइनफेल्टर नामी साइंसदान था, ये डॉक्टर भी थे। तो इसका काज क्या है? ये भी नॉन डिसजंक्शन है, हर जगह नॉन डिसजंक्शन आ रहा है। तो नॉन डिसजंक्शन में ये मेल सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर हो रहा है। क्या मतलब है? आपको पता है कि फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम एक पेयर जो है वो XX होता है, सही? अच्छा, इधर मैंने मोनाड की बजाय डायड लिखा था ताकि आपको सही नजर आ जाए। और मेल का X और Y क्रोमोसोम है। तो जब म्यूसिस हो रहा होता है तो इसको अलग गेमेट के अंदर जाना चाहिए, इसको अलग गेमेट के अंदर जाना चाहिए, जिस तरह हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ते हैं, सही? या इसको अलग स्पर्म के अंदर जाना चाहिए, इसको अलग स्पर्म के अंदर जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, ये दोनों एक में चले जाते हैं, दूसरा खाली चला जाता है, दूसरा गेमेट, सही? तो जब दूसरा खाली चला जाता है तो इसके पास दो गेमेट्स इस स्पर्म के साथ, सॉरी इस स्पर्म के साथ दो क्रोमोसोम्स है सेक्स के, यानी कि X भी है Y भी है। तो क्या होता है, ये दो समझो ये मेल की अपने स्पर्म के अंदर X भी है और Y क्रोमोसोम भी है, क्योंकि ये डिसजंक्शन हुआ ही नहीं था इसका म्यूसिस के अंदर। तो जब फीमेल के अंडे के साथ ये स्पर्म मिल जाता है तो जाहिर सी बात है वो तो X क्रोमोसोम देगी, उसके पास तो दो X है, दोनों में से एक देगी ना। तो यहाँ पर XXY क्रोमोसोम बन जाएगा। यानी आपने आज तक सुना नहीं होगा, XXY भी मुमकिन है, बच्चे के अंदर आ सकता है। अगर इस तरह कोई बच्चा पैदा हो जाए तो इसको हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या क्या होता है? ये असल में लड़के की तरह बड़ा होता है, लेकिन ये इसको हम बॉय नहीं कह सकते। इसके टेस्टिस बहुत छोटे होते हैं और ये स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं कर सकते तो इसको हम कैसे मेल कह दें। इसके साथ साथ यहाँ पर फीमेल का जो प्यूबिक वाला हेयर पैटर्न है, मेल का ये मेल दिखता है बज़ाहिर, फिनोटाइपिकली ये मेल दिखता है, लेकिन इसका यहाँ पर प्यूबिक हेयर पैटर्न जो है वो फीमेल की तरह होता है। यानी कि नाक के नीचे जो बाल आते हैं, मेल का अलग तरीके से आता है, फीमेल का अलग, लेकिन ये दिखता मेल है, लेकिन उसका जो ये वाले नाक के नीचे बाल आते हैं यानी मेल जेनिटलिया के ऊपर, वहां वो फीमेल की जैसे होंगे। इसके साथ साथ इसका IQ लेवल बहुत लो होगा फीमेल की तरह, और कभी कभार इसका तकरीबन 30% के अंदर जो क्लाइनफेल्टर के शिकार होंगे उनमें 30% ऐसे बच्चे भी है, या ऐसे मतलब इंसान जो मतलब एडल्टनेस के बाद या किसी भी एज के ऊपर उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो जाता है, सही? फीमेल की तरह उसके ब्रेस्ट बन जाते हैं, और साथ साथ उसकी हाई पिच्ड वॉइस होती है, और साथ साथ ये अगर मेल है भी तो ये स्टेराइल है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और इसके अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर बहुत डेवलप हो रहे हैं, यानी उसकी मुछें नहीं आती, उसकी दाढ़ी नहीं आती, उसका मेल जैसे कैरेक्टर्स नहीं होंगे, सही? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। इसका चांस भी 1/600 चाइल्ड है। और इसका इलाज क्या है? इलाज इसका अगर हम इसको रेगुलरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लगवाए या टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरापी करवाए, तो आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है
वो असल में एक मेल सेक्स हार्मोन है, वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को क्या कर सकता है, इन्हांस कर सकता है। सही। तो जब उसके अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का मादा आएगा ना, तो वो क्या करेगा, वो कॉन्फिडेंट बन जाएगा, लड़का जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा, लेकिन ये रहेगा स्टेराइल और इनफर्टाइल, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे। लास्ट पर टर्नर सिंड्रोम है, ये भी डिस्क्राइब किया था हेनरी टर्नर ने 1938 के अंदर, इसी वजह से इसको ये नाम दिया गया है। ये इसी तरह एक कंडीशन है लेकिन थोड़ा चेंज है। किस तरह, ये नॉन डिस्टिंक्शन है फीमेल सेक्स क्रोमोसोम के अंदर। ये क्या होता है यहाँ पर ये है, सपोज इधर मैं इधर ये वाला एग्जांपल दे देता हूँ बाद में। ये अगर XX है तो इनमें से जब डिसजंक्शन होते हैं, एक क्रोमोसोम एक सेल में जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरा सेल में जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम्स एक सेल में जाएंगे और एक अंडा या एक पोलर बॉडी या एक के अंदर वो कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं होता। हालांकि बाकी ऑटोसोम्स होते हैं, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, एक्स क्रोमोसोम। सही। तो क्या होएगा, अगर ये मेल के साथ जाकर मिला तो क्या बना लेगा, यहाँ पर देखो Y0। सही। यानी एक क्रोमोसोम Y होगा, एक नॉट होगा। जब एक Y क्रोमोसोम है, एक नॉट है, जिस तरह ये वाला है, तो ये मेल पैदा कैसे हो सकता है, मेल पैदा होएगा लेकिन फौरन मर जाएगा या इसका एबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कभी कभार ये फीमेल की कंडीशन में अगर यहाँ पर मेल का Y ना चला जाए, मेल का, यार इधर मैं मेल का 1 मिनट लिख लेता हूँ। ये अगर मेल है, मेल का X चला जाता है, क्योंकि मेल के अंदर एक X क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर एक Y क्रोमोसोम है। अगर यहाँ पर मेल X क्रोमोसोम दे और फीमेल नॉट वाला क्रोमोसोम वो अंडा दे दे जिसमें सेक्स क्रोमोसोम है नहीं, तो इस तरह ये X0 बन जाएगा। ये लड़की बन जाएगी लेकिन लड़की नहीं होगी। बस वो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या कंडीशन होंगे वहां पर। इसके अंदर ये 45 क्रोमोसोम्स होंगे। सही। क्यों, क्योंकि एक क्रोमोसोम मिसिंग है, तो 46 के बजाय, या ऑटोसोम्स तो कंप्लीट है, वो तो 44 है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम 2 के बजाय 1 आ गया। इनके सिम्टम्स क्या है, इनके सिम्टम्स आपको बताता हूँ, या इनके सिंड्रोम्स आपको बताता हूँ। ये अक्सर एबॉर्ट होते हैं, ये बच्चे अक्सर इसकी एबॉर्शन होते हैं, इसका सी यानी नुकसान कर देते हैं, इस बच्चे को ज़ाया कर देते हैं औरतें। हालांकि कस्ता नहीं, मतलब ये हो जाते हैं। अगर सर्वाइव कर भी देता है तो इसका अपीयरेंस फीमेल जैसी होगी। ठीक है। क्योंकि मैंने कहा Y0 अक्सर सर्वाइव नहीं करते, अगर सर्वाइव करता भी है तो वो X0 करते हैं। और इसका जो हाइट है वो अक्सर डॉर्क होगा, छोटा, और इसके अंदर ओवरीज नहीं होंगे और जर्म सेल्स नहीं होंगे, जो अंडे रिलीज करने वाले फॉलिकल्स वगैरह नहीं होंगे। इसके साथ साथ इसका नेक वेब लाइक होगा, और इसके जो बैक साइड है यहाँ पर, जिस तरह मेल के बाल यहाँ तक है तो नीचे तक है, उसका इस तरह उसका लड़कियों जैसे बाल होंगे। सही। यहाँ तक ज्यादा मतलब नीचे नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको अगर हम कंटिन्यूसली ग्रोथ हार्मोन दे दे तो उसका हाइट बढ़ जाएगा और ये लड़के जैसा दिखाई देगा। साथ साथ अगर हम इसको एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराए, आपको पता है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, अगर इसको हम रेगुलरली उसको दिया जाए तो उसका जो ग्रोथ है या उसका सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स है, उसका ब्रेस्ट का बनना, आवाज़ और दूसरे हेयर्स का लंबा होना, ये सब कुछ स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। और ये इलाज कब मुमकिन है, जब वो बच्ची 12-13 साल की हो जाए, प्यूबर्टी के करीब पहुंच जाए या प्यूबर्टी के शिकार हो जाए, तब हम इसको ये इलाज करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 सिंड्रोम समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।